राजकीय महाविद्यालय मावली उदयपुर के सत्र 2020-21 में तृतीय वर्ष संस्कृत के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र द्वितीय से संबंधित विषय का अध्यापन आज किया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत नाट्य साहित्य का उद्भव एवं विकास एक महत्वपूर्ण विषय है। आज इस विषय से संबंधित समग्र जानकारी इस कक्षा के माध्यम से आप विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने आकर ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 36 अध्यायों में नाट्य का प्रामाणिक और विस्तृत विवेचन किया है। भरत मुनि का समय द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का बहुत महत्व बताया है। नाट्य का महत्व बताते हुए उनका कहना है कि विश्व का ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग और कर्म नहीं है जो नाट्य में समाहित ना होता हो। वस्तुतः संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने काव्य को 2 भागों में विभक्त किया है। पहला है दृश्य काव्य। नाट्य साहित्य दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। दृश्य अर्थात नेत्रों से जिसका आनंद लिया जा सके। श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, गद्य साहित्य, कथा साहित्य इत्यादि का परिगणन होता है। श्रव्य काव्य को हम श्रवण के माध्यम से आनंद प्राप्त कर सकते हैं। दृश्य काव्य में रूपकों तथा उपरूपकों का ग्रहण होता है। इनका अभिनय किया जाता है। यह दर्शकों द्वारा देखे जाते हैं। भरत मुनि ने रूपक के 10 भेद और उपरूपक के 18 भेद बताए हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक के महत्व का विस्तार से प्रतिपादन किया है। उनका कहना है कि इसमें केवल धर्म और देवों की ही चर्चा नहीं है, अपितु विश्व की समस्त भावनाओं का प्रदर्शन नाट्य में किया जाता है। संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति एवं विकास किस प्रकार हुआ, इस संबंध में विविध मत हैं। यहाँ प्रमुख मतों की विस्तृत विवेचना की जाएगी। भारतीय परंपरा। भारतीय परंपरा के अनुसार नाट्य की उत्पत्ति के विषय में महामुनि भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में उल्लेख किया है कि संपूर्ण देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हमें ऐसे मनोरंजन की वस्तु दीजिए जो दृश्य और श्रव्य दोनों हो, जिसको चारों वर्णों के व्यक्ति समान रूप से अपना सके। उनकी प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वेदों से 4 भाग लेकर पंचम वेद अर्थात नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों में से उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस के तत्वों को लिया। द्वितीय मत है ऋक् संवाद या सूक्तवाद। इसके प्रवर्तक में अधिकांश पाश्चात्य विद्वान सम्मिलित होते हैं। ऋग्वेद में प्राप्त संवाद सूक्तों की अभिनयात्मक व्याख्या की जा सकती है। तृतीय मत मृत आत्मा या श्राद्धवाद से संबंधित है। प्रोफेसर रिजवी नामक विद्वान ने यह विचार व्यक्त किया कि विश्व की सभी संस्कृतियों में मृत आत्मा के प्रति श्रद्धा प्रकट करने की परंपरा है। मृत आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न अभिनयात्मक आयोजन आज भी प्रचलित हैं। इनको ही नाटकों का पूर्व रूप मानना चाहिए। तृतीय मत के उपरांत चतुर्थ मत है पर्ववाद। पाश्चात्य विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि जिस प्रकार रोम में पोल का पर्व अभिनय प्रधान ढंग से मनाया जाता है, उसी प्रकार प्राचीन समय में इंद्रध्वज उत्सव पर अभिनय आदि होते थे। अनंतर पर्वों पर भी अभिनय आदि युक्त आयोजन होने लगे, जैसे बसंत पंचमी और होली आदि के आयोजन।
इस प्रकार के आयोजनों से ही नाट्य का उद्भव हुआ है। स्वांगवाद। प्रोफेसर हिलब्रांड और स्टेनकोनू का मत है कि लोकप्रिय स्वांगों से नाटकों की उत्पत्ति हुई है। उनका कथन है कि स्वांगों के साथ रामायण और महाभारत की कथाओं ने मिलकर नाटकों को जन्म दिया है। छाया नाटकवाद। प्रोफेसर ल्यूडर्स और स्टेनकोनू ने यह मत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार छाया नाटकों में जो छाया चित्रों का प्रदर्शन किया जाता है उससे नाटकों की उत्पत्ति हुई है। अगला मत यूनानी विद्वानों से संबंधित है। यूनानी प्रभाववाद। प्रोफेसर वेबर और प्रोफेसर विंडिश ने यह विचार प्रस्तुत किया कि भारतीय नाटकों का जन्म यूनानी प्रभाव से हुआ है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त यवनी का शब्द इसका आधार है। इस प्रकार संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत समय समय पर प्रचलित हुए हैं। संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति के विषय में जो वाद प्रस्तुत किए गए हैं उनमें दो तथ्य विशेष रूप से अवधेय हैं। पहला तत्व है नाटकीय तत्वों का होना, दूसरा नाटकों का प्रारंभिक रूप। नाटकीय तत्वों के प्राचीनतम रूप पर विचार करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्य में नाटक के प्रमुख सभी तत्व प्राप्त होते हैं। नाटक के लिए प्रमुख रूप से 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला है पाठ, दूसरा है संगीत तत्व, तीसरा है अभिनय, चौथा है रस। इन चारों का समुचित परिपाक नाट्य की उत्पत्ति का हेतु होता है। भारतीय नाटकों में श्रृंगार मुख्य रस है। रसों के लिए अथर्ववेद उत्तम आधार माना गया है। अथर्ववेद में करुण आदि रसों का भी वर्णन है। इस प्रकार नाटक के लिए आवश्यक तत्व चारों वेदों में उपलब्ध हैं। अतः भरत मुनि का कथन नाटकों की उत्पत्ति के विषय में उपयुक्त प्रतीत होता है कि भारतीय नाट्यशास्त्र चारों वेदों से उत्पन्न हुआ है। प्रारंभिक अवस्था में धार्मिक अभिनयों की लोकप्रियता के कारण इन्हें पर्व, उत्सव आदि का भी अंग बनाया गया। इस क्रमिक विकास की प्रक्रिया में इंद्रध्वज को एक कड़ी ही समझना चाहिए। यही प्रक्रिया आगे बढ़ने पर पर्वों, उत्सवों, रासलीला आदि में प्रयुक्त होने के कारण अधिक लोकप्रिय होती गई। इस प्रकार यहाँ इस विवेचन से हमें यह ज्ञात होता है कि पर्ववाद और रासलीला नाटक के उद्भव के मूल कारण न होकर विकास की प्रक्रिया के अंग स्वरूप हैं। मैक्स मुलर ने ऋग्वेद के समाग सूक्त की जो स्थापना की है उसमें समाद पक्ष का पूर्णतया तथा अभिनय पक्ष का आंशिक समावेश होता है। भरत मुनि ने नाटक में संगीत, अभिनय और रस की जो आवश्यकता बताई है वह इसमें न्यून है। यूनानी नाटक प्राय दुखांतक होते हैं। उरुभंग जैसे नाटक जो तथाकथित दुखांत नाटक हैं वह भी वस्तुतः पापी का नाश होने के कारण मूलतः सुखांत ही हैं। यूनानी प्रभाववाद को आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया गया है। भारतीय नाटकों पर यूनानी प्रभाव मानना असंगत है। भारतीय नाट्यशास्त्र के प्रधान आचार्य वस्तुतः भरत मुनि ही माने जाते हैं। उनका नाट्यशास्त्र नामक श्लोकबद्ध विशाल ग्रंथ 36 अध्यायों में निबद्ध है। इसी प्रकार बौद्ध ग्रंथों, जैन ग्रंथों और वात्स्यायन के कामसूत्र में भी नाटकों और नटों का उल्लेख मिलता है। भारतीय नाटककारों में सर्वाधिक प्राचीन रचनाएं महाकवि भास की प्राप्त होती हैं। महाकवि भास के उपरांत शूद्रक, महाकवि कालिदास, महाकवि अश्वघोष, श्रीहर्ष, भवभूति,
आदि महाकवियों के नाटक प्रसिद्ध हैं। तदंतर भी नाटकों का क्रमिक विकास होता गया और आधुनिक नाट्य साहित्य तक नाटकों की निरंतर विकास की प्रक्रिया जारी है। इस प्रकार नाटकों के उद्भव एवं विकास के संबंध में समस्त जानकारी आज इस कक्षा के माध्यम से आप विद्यार्थियों तक पहुंचाई गई है। आशा है यह विषय आप लोगों के मानस पटल पर अवश्य अंकित हुआ होगा और आप इसे अवश्य स्मरण रखेंगे। धन्यवाद।